हाँ, नमस्कार। आज हम जया किशोरी जी की एक किताब है इट्स ओके एन इमोशनल फर्स्ट एड किट, उसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखिए, ये कोई बहुत भारी भरकम फिलॉसफी या अकादमिक किताब नहीं है। जैसा नाम ही है, ये भावनाओं के लिए एक तरह की फर्स्ट एड किट जैसी है। तो आज की इस बातचीत का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा वाक्य है ना, इट्स ओके या सब ठीक है, ये असल में कितना कितना शक्तिशाली हो सकता है। खासकर आज के टाइम में जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश में है, हमेशा सफल होने का दबाव है। हाँ, ये दबाव तो बहुत ज्यादा है आजकल। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, छोटी सी गलती पर खुद को कोसने लगते हैं, असफलता से एकदम निराश हो जाते हैं। ये किताब इसी आम हम सबके अनुभव को छूती है और एक बड़ा सीधा सा पर गहरा संदेश देती है कि भाई, इंसान हैं हम, अपनी भावनाओं, अपनी कमियों के साथ जीना ठीक है, इट्स ओके। कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ की रेस में जरा सी चूक हो गई या कोई कमी रह गई तो वो एक बड़ी नाकामी है। बिल्कुल लगता है, और सोशल मीडिया देखकर तो और भी ज्यादा। हाँ, दूसरों की वो परफेक्ट से दिखने वाली जिंदगी और फिर अपनी कमियां और ज्यादा चुभने लगती हैं। तो ये किताब इसी एहसास को एड्रेस करती है। ये कहती है कि हाँ, कभी कभी रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और बस ये मान लेना कि हाँ, अभी मैं यहाँ हूँ, इस हाल में हूँ और ये ठीक है। हाँ, ये स्वीकार करना। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये खुद के लिए एक जरूरी कदम है। तो चलिए, इसी सोच के अलग अलग पहलुओं को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। तो सबसे पहले, ये जो इट्स ओके है, इसका असली मतलब क्या समझे। किताब का पहला बड़ा सबक मुझे यही लगा कि ये कहना, ये हार मान लेना नहीं है या लापरवाह हो जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई लाइसेंस नहीं है कि चलो अब कुछ भी करो बल्कि ये है खुद के साथ थोड़ी नरमी बरतना, ओके। थोड़ी दया दिखाना। जैसे हम किसी दोस्त के साथ करते हैं। दोस्त गलती करे तो हम क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, हो जाता है। हौसला देते हैं। हाँ बिल्कुल। पर जब खुद की बारी आती है तब हम जज बन जाते हैं, बहुत सख्त। है ना, ये अजीब ये है। बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब ये क्यों मानती है कि अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना यही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भाई हम इंसान हैं, भगवान नहीं। ये तो हम सब जानते हैं, सुनते आए हैं। हाँ, ये तो क्लीशे जैसा हो गया है। हाँ, गहराई ये है कि जब हम अपनी कमियों को, अपनी असफलताओं को सच में स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो जो एक अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है कि मुझे ऐसा होना चाहिए और मैं ऐसी हूं, वो लड़ाई शांत होती है। हाँ। और इस स्वीकृति से वो एनर्जी बचती है जो हम खुद को कोसने में या गलतियों को छिपाने में लगा देते हैं। किताब इशारा करती है कि ये स्वीकृति असल में आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए एक तरह से जमीन तैयार करती है। जब आप ये मान लेती हैं कि हाँ, गिरना ठीक है, मुझसे गलती हो सकती है, तभी तो आप उठने पे फोकस कर पाएंगी, बजाय इसके कि आप इसी में अटकी रहें कि मैं गिरी ही क्यों। हाँ, ये अंदरूनी लड़ाई वाली बात बहुत सही लगी मुझे। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अहम मुद्दा आता है भावनाएं, इमोशंस। हमारे समाज में खासकर पुरुषों को तो बचपन से सिखाया जाता है कि भाई, गुस्सा, डर, दुख ये सब दबाओ, ये मर्दानगी नहीं है। हाँ, लड़के रोते नहीं। हाँ बिल्कुल। और महिलाओं की भी कई बार अपनी ज्यादा भावनाओं के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगती हैं। लेकिन ये किताब कहती है कि हर भावना, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, असल में एक मैसेंजर है, एक संदेशवाहक। वो हमें कुछ बताने आई है। जैसे गुस्सा शायद ये बता रहा है कि हमारी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है या कहीं कुछ गलत हो रहा है। हाँ। दुख शायद ये दिखा रहा है कि हमने कुछ कीमती खो दिया है या कोई चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। हाँ, उसका कोई मतलब था हमारे लिए। बिल्कुल। किताब में वो सोडा की बोतल वाला एक उदाहरण है, वो कितना सही लगता है। कि भाई, गैस को अंदर दबाते जाओ तो क्या होगा, एक दिन बोतल फट जाएगी। हाँ, प्रेशर बढ़ता जाता है। ऐसी भावनाएं दबाने से अंदर ही अंदर एक प्रेशर कुकर जैसी हालत हो जाती है और फिर किसी दिन किसी छोटी सी बात पर भी वो एक इमोशनल एक्सप्लोजन बन के निकलती है। बिल्कुल। किताब सुझाव देती है कि भाई, रो लेना या अपनी फीलिंग्स को लिख देना या किसी भरोसेमंद इंसान से, दोस्त से, काउंसलर से बात कर लेना, ये सब उस प्रेशर को निकालने के हेल्दी तरीके हैं। शायद एक लाइन ऐसी भी है कि आंसू बहा लो ताकि तुम्हारी मुस्कान सच्ची हो सके, कुछ ऐसा। बिल्कुल। और यहाँ बात सिर्फ भावनाओं को निकालने की नहीं है। ये किताब इस पर जोर देती है कि उन्हें महसूस करना, उन्हें समझना जरूरी है। अच्छा।
दबाने का मतलब है कि आप उस संदेश को सुन ही नहीं रही हैं जो वो भावना लेकर आई थी। जब हम डर को महसूस करते हैं तो शायद हमें पता चलता है कि हमें किस चीज से सुरक्षा चाहिए। जब हम निराशा महसूस करते हैं तो शायद हमें अपनी उम्मीदों को थोड़ा रियलिटी के करीब लाने का इशारा मिलता है। उन्हें समझने की कोशिश करना ही हमें सिखाता है। ये उस बोझ को एक तरह से ज्ञान में बदलने जैसा है। हाँ, ये बात गहरी है। सिर्फ बाहर निकाल देना तो वो तो जैसे कचरा बाहर फेंक दिया, लेकिन उसे समझकर उससे सीखना वो ज्यादा जरूरी काम है। और ये सच है कि जब हम भावनाओं को स्वीकार करके उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो एक हल्कापन महसूस होता है, एक क्लैरिटी आती है। हाँ, क्लैरिटी। और ये क्लैरिटी शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल एक और चीज हमें बहुत उलझाए रखती है, और वो है तुलना, कंपैरिजन। उफ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना? सोशल मीडिया खोलो और बस दूसरों की शानदार छुट्टियां, नई गाड़ियां, परफेक्ट रिश्ते, करियर की ऊंचाइयां, सब दिखने लगता है। हाँ, और फिर शुरू होता है अपनी जिंदगी से उसका मिलान। हाँ, और फिर लगता है मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, किताब इसे जहर कहती है, और ये सचमुच एक धीमे जहर की तरह है। हमारी खुशी, हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसमें वो फूलों वाली जो उपमा है वो मुझे बहुत प्यारी लगी कि कोई गुलाब है अपनी खूबसूरती, अपनी खुशबू के साथ, तो कोई कमल है जो कीचड़ में खिलकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। कोई सूरजमुखी है जो हमेशा रोशनी की तरफ देखता है। हर फूल अपने आप में पूरा है, उसकी तुलना दूसरे से हो ही नहीं सकती। सही बात है। इसी तरह कोई इंसान पहाड़ की तरह मजबूत और स्थिर हो सकता है, तो कोई नदी की तरह बहता व फ्लेक्सिबल। सबकी यात्रा अलग है, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबका रास्ता अलग है। बिल्कुल। दूसरों के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल कैसे मिलेगी भला? और अगर हम इसे और बड़े लेवल पर देखें तो तुलना का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? ये हमें अपने खुद के जो हमारा यूनिक रास्ता है, हमारा उद्देश्य है, उससे भटका देती है। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक खास मकसद, कुछ खास टैलेंट के साथ आया है। जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी उस ओरिजिनलिटी को, उस मौलिकता को खो देते हैं। हाँ, ये तो है। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि उसने बंदर को ऐसा करते देखा है। वो न सिर्फ फेल होगी बल्कि अपनी जो तैरने की खूबी है ना, उसको भी कम समझने लगेगी। क्या बढ़िया मिसाल दी। किताब हमें यही याद दिलाती है कि अपनी रुचियों को, अपनी नेचुरल प्रतिभाओं को, अपने दिल की आवाज को पहचानना जरूरी है। दूसरों से इंस्पिरेशन लेना ठीक है, पर उनकी नकल करके अपनी पहचान खो देना वो गलत है। सही। जब हम तुलना छोड़कर सिर्फ अपनी ग्रोथ पर, अपने आज पर फोकस करते हैं तो एक कमाल की शांति मिलती है, एक आजादी महसूस होती है। हाँ, आजादी। और इसी आजादी से जुड़ा है अगला अहम पड़ाव, माफी, फॉरगिवनेस। इट्स ओके कहना शायद तब सबसे मुश्किल होता है जब हम अपने या दूसरों की गलतियों से चोट खाए हुए होते हैं। हाँ, ये आसान नहीं होता। हम सब ने अतीत में गलतियां की हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर आज शायद पछतावा होता है। बिल्कुल, सबने। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस वक्त, उस समय हमारे पास जो समझ थी, जो जानकारी थी, जो हालात थे, हमने उसी के हिसाब से बेस्ट किया। खुद को उस बोझ से, उस गिल्ट से आजाद करना जरूरी है। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है, ये आगे बढ़ने की ताकत देता है। बिल्कुल सही कहा। और जब बात दूसरों को माफ करने की आती है तो किताब उसे बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप उनके गलत व्यवहार को सही मान रही हैं या उसे भूल रही हैं, नहीं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार। हाँ, वो जलते कोयले वाली मिसाल याद है ना? हाँ। अगर आप किसी के लिए गुस्सा या नफरत मन में पाल कर रखते हैं तो वो उस जलते कोयले जैसा है जिसे आपने हाथ में पकड़ रखा है, इस उम्मीद में कि कभी मौका मिलेगा तो दूसरे पर फेंकेंगे। लेकिन फेंकने का मौका मिले या ना मिले, वो कोयला लगातार आपको ही जला रहा है, आपकी शांति छीन रहा है। बाप रे, कितनी सटीक बात है। इसीलिए माफ करना असल में खुद को उस जलन से, उस कड़वाहट के बोझ से मुक्त करना है, आजाद करना है। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये अपनी मेंटल पीस, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए है। वाह।
ये अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने का तरीका है। ये माफी को देखने का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। अब क्योंकि जया किशोरी जी खुद एक आध्यात्मिक वक्ता हैं, तो उनकी बातों में आस्था का, सरेंडर का वो भाव तो आता ही है। जी हाँ, स्वाभाविक है। किताब में एक गहरे भरोसे की बात की गई है, एक ट्रस्ट की, कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे शायद कोई बड़ा कारण है, कोई बड़ी योजना है, जो हमें शायद अभी तुरंत समझ नहीं आ रही। चीजों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखने की जो हमारी कोशिश होती है, उसे छोड़कर एक हायर पावर पे या यूनिवर्स की व्यवस्था पे एक विश्वास रखने की बात है। हाँ, और इसमें मुझे तो भगवत गीता का जो कर्म योग का सिद्धांत है, उसकी साफ झलक दिखती है। हाँ, कैसे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, यानी हमारा अधिकार और हमारा फोकस हमारे कर्म पर, हमारे एक्शन पर, हमारे एफर्ट पर होना चाहिए, उसके रिजल्ट पर नहीं। अच्छा। क्योंकि रिजल्ट वो तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। कई चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। सही बात है। जब हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर या डेस्टिनी पर छोड़ देते हैं, तो हम उस चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं जो क्या होगा, कैसा होगा से पैदा होता है। ये पैसिव होना नहीं है, ये है साक्षी भाव से अपना बेस्ट देना, बिना फल से चिपके हुए। ये सोच खासकर जब अनिश्चितता का समय हो, तब एक मेंटल सपोर्ट देती है, एक ठहराव ला सकती है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। और अंत में एक ऐसी बात जो शायद सबसे सीधी सादी है, पर हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, वो है वर्तमान में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में, और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना। ओह, ये तो सबसे जरूरी है शायद, है ना? हम या तो अतीत के पछताओं में, काश ऐसा किया होता, उसमें खोए रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो। बिल्कुल। और इस चक्कर में वो पल हाथ से निकल जाता है जो असल में हमारा है। ये वाला पल, अभी का, सुबह की पहली चाय की जो महक है, बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू, किसी बच्चे की खिलखिलाहट, खिड़की से आती धूप की गर्माहट, किसी अपने का एक छोटा सा मैसेज या फोन कॉल, ये छोटी छोटी चीजें ही तो लाइफ का फैब्रिक बुनती हैं। हाँ, यही तो असली जिंदगी है। किताब हमें बस धीरे से याद दिलाती है कि भाई, इन्हीं पलों में जीना सीखो, एंजॉय करो। और यहाँ ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज है कि क्या ये समझदारी है कि हम उन चीजों के लिए दुखी हों जो बीत चुकी हैं और बदल नहीं सकती, या उन चीजों के लिए चिंतित हों जो अभी हुई नहीं और शायद कभी होंगी भी नहीं। और इस सब में उस अकेले क्षण को खो दें जहाँ जीवन असल में जिया जा रहा है। सही कहा। इट्स ओके कहना हमें जैसे खींचकर वर्तमान में ले आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हाँ, शायद कल कुछ बुरा हुआ था, शायद कल की चिंता है, लेकिन अभी इसी पल में सब ठीक है, या कम से कम सहने लायक है। और जीवन क्या है? इन्हीं वर्तमान पलों का एक सिलसिला ही तो है। इन पलों को सहेजने से, जीने से ही जीवन में समृद्धि आती है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, तो ये इट्स ओके जी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, जीने का एक नजरिया है। नजरिया है। इसके मुख्य सूत्र क्या निकलते हैं, पॉइंटर्स क्या हैं? पहला, आत्मस्वीकृति, आप जैसे हैं, ठीक हैं, परफेक्ट होने का बोझ उतारें। हाँ। दूसरा, भावनाओं का सम्मान, आपकी भावनाएं आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, उन्हें महसूस करें, समझें, हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें। बिल्कुल। तीसरा, तुलना से मुक्ति, आपकी यात्रा आपकी है, यूनिक है, दूसरों की पटरी पर मत दौड़िए, अपने रास्ते पर चलिए, अपनी रेस दौड़े। हाँ। चौथा, क्षमा की शक्ति, खुद को और दूसरों को माफ करके अतीत के बोझ से आजाद हों, ताकि आप आज में जी सकें। बहुत जरूरी। पांचवां, आस्था और समर्पण, अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता उसे छोड़ें, एक विश्वास रखें कि अंत में सब ठीक होगा जी। और छठा, वर्तमान में उपस्थिति, जीवन अभी है, इसी पल में छोटी छोटी खुशियों को पहचानें, हर पल को जीने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये किताब एक तरह से जैसे कोई प्यार से कंधी पर हाथ रखता है ना, वैसी है। एक गर्मजोशी भरा भरोसा देती है, ये याद दिलाती है कि हम अपनी मुश्किलों में, अपनी भावनाओं में अकेले नहीं हैं। जो हम महसूस कर रहे हैं वो मानवीय है, नेचुरल है, और इसीलिए ठीक है। शायद जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि हम बाहरी हालात से ज्यादा अपने अंदरूनी हालात के साथ ठीक होना सीख लें। क्या बात कही। खुद के साथ शांति में होना, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना, शायद यही असली सफलता है।
तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर आप मनन कर सकते हैं। अगर ये मान लेना कि मैं जैसा हूं, जैसी हूं, ठीक हूं, या जो हो रहा है वो ठीक है, ये पहला कदम है, आत्मस्वीकार का दरवाजा है। तो फिर अगला कदम क्या हो सकता है? वो कौन सा तरीका या नजरिया हो सकता है जिससे हम न सिर्फ अपने आज के स्वरूप के साथ ठीक महसूस करें, बल्कि धीरे धीरे अपनी उन्हीं, जिन्हें हम कमजोरियां कहते हैं या अपूर्णताएं कहते हैं, उन्हें समझकर उन्हें अपनी ताकत में बदल सकें? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। क्या स्वीकार का मतलब है रुक जाना, ठहर जाना, या यह आगे बढ़ने की, विकास की पहली सीढ़ी है? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।